नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका दुर्गा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 को लेके अपन एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। और उस सीरीज का पहला लेक्चर आपके सामने हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से समझा। सारे टॉपिक जो भी अपने सिलेबस में हैं, पाठ्यक्रम में हैं, और हम उन टॉपिक को लेके जो भी क्लासेस लेने वाले हैं उनके ऊपर अपन ने अच्छे से जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद अपन पहला लेक्चर जो कि आपका भाषा परिचय का था, उस पर अपन ने अच्छे से एनालिसिस किया। और उसमें जो कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ वो चीज़ें अपन ने देखी है। और उसके बाद में अपन ने थोड़ा बहुत व्याकरण की परिभाषा तक अपन पहुंच गए थे। और आज अपना सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में आपका जो टॉपिक होने वाला है वो हो वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। वर्ण विचार पर आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है। और उसमें अपन वर्णमाला को बड़े ही विस्तृत रूप से अच्छे से समझने वाले हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए क्या कुछ है। और वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार अपन जो अपनी कल की क्लास रही है उसको अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अपने को थोड़ा बहुत चीज़ें याद होती हुई चले। यहाँ से कल अपन ने देखा था कि भाषा के भेद। मैंने आपको बताया था कि किसी भी दूसरे इंसान को जो अपन अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। और भाषा के प्रकारों में अपन ने कल पढ़ा था मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में अपन ने जो है वो ये चीज़ें देखी थी। मौखिक भाषा जिसको अपन बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक भाषा होती है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। और लिख कर जहाँ पे अपन अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में एक सांकेतिक भाषा भी चलती है जो कि अपने काम की नहीं है। चलिए उसके बाद में भाषा और बोली का डिफरेंस अपन ने कल देखा था कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। ठीक है, ये अपन ने कल अच्छे से जाना था कि भाषा जो कि एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र की आम बोलचाल की जो भाषा है वो बोली कहलाती है। और उस बोली को अपन क्या बोलते हैं, उपभाषा के रूप में बोलते हैं। ये अपन ने कल देखा था। चलिए उसके बाद में हिंदी की बोलियों के बारे में अपन ने कल अच्छे से विश्लेषण किया, अच्छे से जाना। हिंदी की बोलियों को अपन 5 भागों में बांटते हैं। पहली है पूर्वी हिंदी, जिसमें हिंदी की उपबोली है अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी आती है, उसमें खड़ी बोली होती है, ब्रज भाषा होती है, बांगरू होती है, बुंदेली जो कि यूपी का पार्ट है, कन्नौजी जो कि एमपी का पार्ट है। ये अपन ने कल अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में हिंदी का तीसरा रूप जो कि हिंदी के तीसरी उपभाषा के रूप में बिहारी होती है। और बिहारी में बहुत सारी बोलियां होती है, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है वो मुख्य रूप से हैं। ये अपन ने कल देखा था। उसके बाद में राजस्थानी, राजस्थानी में देखिए मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये बोलियां शामिल है। ठीक है, उसके बाद में कुछ लोग जो है वो मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी राजस्थान की अलग उपबोलियां या फिर उपभाषाएं मानते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने देखा था पहाड़ी भाषा। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियों का जिक्र अपन ने कल की क्लास में किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको एक डेट याद रखनी है, और वो डेट है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। इसीलिए ये 14 सितंबर इम्पोर्टेंट डेट है। और इसी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया हिंदी को। चलिए उसके बाद में अपन ने देखा था
हिंदी भाषा और व्याकरण। व्याकरण जो कि वर्णों या शब्दों का जो भी शुद्ध अनुशासनिक परिचय आपसे अगर कोई करवाए, उस शास्त्र को अपन क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। और ये अपन ने कल देखा था कि ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश और शब्द, शब्दांश, वाक्य और वाक्यांश आदि की विवेचना करने वाला जो शास्त्र होता है वो क्या होता है? व्याकरण होता है। उसके बाद में अपन ने एक और चीज जानी, देवनागरी लिपि के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। देवनागरी लिपि के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कि हिंदी भाषा की एक मानक लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बता देना है। उसके बाद में अपन ने देखा था, देखिए रिकॉल करने के लिए भी अपन ने यही सारी चीजें पढ़ी थी जो अभी अपन ने जानी है। चलिए अब बात करते हैं वर्ण विचार की। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण किसको बोलते हैं। कल मैंने आपको मोटे तौर पे बताया था कि अंतिम अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आपको अच्छे से समझना है वर्ण किसको बोलते हैं। देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देखिए ध्यान रखना है आपको, अंतिम अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। एक मिनट होल्ड। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए अंतिम अविभाज्य ध्वनि जो है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और ये अपन ने देखा है, जैसे एक शब्द है पीला, एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक शब्द है पीला, इसमें यहाँ लिखा हुआ है पीला में अगर इसके टुकड़े करें तो पी अलग लिखा जाएगा, ला अलग लिखा जाएगा। लेकिन इसके भी अगर टुकड़े करें तो ए, ई, ले और आ, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे है, पे प्लस ई, ई जो है वो बड़ा ही है, ले और आ, ये सारे क्या हो गए? आपके वर्ण हो गए। ठीक है, आपके सारे क्या वर्ण हो गए। अंतिम अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। इतना आपको अच्छे से समझना है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे कर लेना आप लोग, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पे ई और यहाँ पे ले है ना ते की जगह, पे ई और ले आ के भी हम टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए पी और ला ये दो अक्षर आपके सामने है, पे का सॉरी पी का जो है वो पे और ई अपन टुकड़े कर सकते हैं, ला का ले और आ अपन टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके भी अपन टुकड़े करना चाहे तो अपन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ये एक व्याकरण का एक क्रम है। सबसे पहले वर्ण का निर्धारण होता है, वर्णों से मिलकर जो है वो शब्द बनते हैं, सार्थक वर्णों से मिलकर सार्थक शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से फिर भाषा का निर्माण हो जाता है। तो किसी भी भाषा के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो व्याकरण है। और व्याकरण में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, पहली सीढ़ी है, तो वो वर्ण है। ठीक है, ये क्लियर आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, जो कि अपन आगे अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, स्वरों में मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, व्यंजनों में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, बाकी और भी। और 44 ये संख्या कैसे आई है दोनों की मिला के, ये भी अपन अच्छे से पता करेंगे। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। देखिए मैं बताता हूं आपको अलग से।
सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वर की, अच्छे से समझना। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। स्वतंत्र यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है? बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी भी और वर्ण का, किसी भी और व्यंजन का, वर्णों में या फिर कोई भी चीज ले लीजिए आप, किसी का भी इसमें मेल नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है वो स्वर कहलाते हैं। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर संख्या की अपन बात करें, स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी में आपको 11 स्वर देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में एक और संख्या आपको देखने को मिल सकती है 13। ये हिंदी में दो संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। एक और संख्या आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वो है 9, जो कि हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का भाग है। किसका है? संस्कृत में कितनी होती है संख्या? संस्कृत में होती है 9। अगर 9 संख्या आ जाए तो वहां से ही आपको कट कर देना है। 9 हिंदी से कोई रिलेटेड संख्या नहीं है। 11 स्वर है, ठीक है, और 13 स्वर। 13 स्वर कैसे हुए मैं बताता हूँ। देखिए स्वर कौन कौन से हैं, अच्छे से समझिए। ए हो गया, आ हो गया, ई हो गई, दीर्घ ई हो गई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए। उसके बाद में आपने एक और चीज देखी होगी, अंग और अह। ये वैसे अयोगवा की गिनती में आते हैं। किस में आते हैं? इनको अयोगवाह माना जाता है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई स्वरों की बात। स्वरों में भी अपन आगे और देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको 11 स्वर बताए, कौन कौन से? ए हो गया, आ हो गया, ये हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, री हो गया, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए आपके 11 स्वर। इसमें से ए, ई, ओ और री, ये 4 हो जाएंगे आपके मूल स्वर, ठीक है। या इन्हीं को अपन बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ध्यान में रखना, पूछी जा सकती है एग्जाम में। कितने होती है संख्या? 4 होती है। ए, ई, उ और री, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इन्हीं को अपन ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद में जो भी बचे हैं 7, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 7, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। ये दीर्घ स्वर कहे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं?
संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी इनको अपन बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, सीधा सीधा सवाल आएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, 11 में से 4 होते हैं मूल स्वर जिसको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ये होते हैं ए ई उ री, और 7 होते हैं दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी इनको अपन बोल सकते हैं, ये होते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। ये हो गई अपने स्वरों की बात। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्णमाला में दूसरा जो व्यंजन होता है। व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं? देखिए व्यंजन, व्यंजनों की संख्या वैसे 33 मानी गई है। एक और संख्या आपको देखने को मिल सकती है 36, जो कि संयुक्त अक्षर को जोड़ते हुए बनती है, पूछा जा सकता है। देखिए अगर 33 ऑप्शन में नहीं आए तो फिर 36 करना है। ठीक है, और अगर 33 ऑप्शन में आए तो व्यंजनों की संख्या कितनी करनी है आपको? 33 करनी है। देखिए कौन कौन से होते हैं? के, खे, गे, गे, गे। ठीक है, चे, छे, जे, जे, इया। ठीक है, अब देखिए टे, ठे, डे, डे, णे। ठीक है, ते, थे, दे, दे, ने। अब आगे देखिए पे, फे, बे, बे और में। ये हो गए आपके मुख्य व्यंजन, और इनको अपन क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? याद रखना, स्पर्श व्यंजन। पांचों वर्ग है, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। क्या हो गई? स्पर्श व्यंजन हो गए, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अलग अलग डिवाइडेशन आपसे पूछेगा कि व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों में कौन कौन सा वर्ग है जो स्पर्श व्यंजनों में शामिल है। ठीक है, या फिर सवाल आ सकता है एक व्यंजन ये दे दिया और बाकी स्वर दे दिए, निम्न में से स्पर्श वर्ण है। समझ रहा बात को? या फिर एक स्वर दे दिया, या फिर इनमें से कोई अलग वर्ण दे दिया, और बाकी 3 जो ये दे दिए, सवाल पूछा जा सकता है निम्न में से स्पर्श वर्ण नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसके आगे क्या होता है? ये, रे, ले, वे। अच्छा ये हलंत नहीं होता है। शे, 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 है, और लास्ट में क्या होता है? क्षे, त्रे और गे। मूल रूप से वर्णमाला यहीं तक होती है, व्यंजन यहीं तक होते हैं, और इनकी संख्या जो है वो 33 होती है। कहाँ तक होती है? शे, 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 है तक। 25 ये और 8 ये। ठीक है, 25 और 8 कितने हो गए? 33 हो गए। तो ये है मुख्य व्यंजन, और अगर संयुक्त अक्षर को जोड़ ले तो फिर संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? इनको अपन स्पर्श बोलेंगे, इनकी संख्या 25 है, और इनको अपन बोलेंगे अंतस्थ। क्या बोलेंगे? अंतस्थ बोलेंगे। और इनको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्म वर्ण। क्या बोलेंगे? ऊष्म वर्ण। इस वर्णमाला को आप लोग अच्छे से समझना, ये बहुत ही शानदार कारगर साबित होगी। वर्णमाला में से कोई भी सवाल आएगा आपका गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, अगर इस डिफरेंस को आपने अच्छे से समझ लिया है तो। यहाँ से हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट का या
सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें वर्णमाला से कोई सवाल नहीं आ सकता है। ये मैंने आपको बताया स्पर्श वर्णों में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे ही अंतस्थ वर्णों में और ऊष्म वर्णों में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन हिंदी में अगर संयुक्त अक्षर आपसे पूछे, एक और जुड़ जाएगा श्रेय, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सवाल आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। संयुक्त अक्षर समेत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 36 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये रेलेवे। ऊष्म व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श और है। संयुक्त अक्षर में कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्रे, गे, और एक और जुड़ता है श्रेय। ठीक है। संयुक्त अक्षर की अगर संख्या पूछ ले अलग से कि संयुक्त अक्षरों की संख्या हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितनी है, तो 4 है। इस बात को अच्छे से आप लोग समझना, ध्यान में रखना। एक और चीज, संस्कृत में ये, वे, रे, ले, ये क्रम होता है अंतस्थों का। ये होता है किसमें? संस्कृत में। अच्छे से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। संस्कृत में क्रम होता है ये, वे, रे, ले, और हिंदी में क्रम होता है ये, रे, ले, वे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। ये अपन ने अच्छे से स्वर और व्यंजनों का डिफरेंस अच्छे से देख लिया है कि स्पर्श कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, और संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ ले तो आपको सीधा सटीक आंसर देना है। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं स्वर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इससे पहले जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ये 11 के 11 आपके सामने लिखे हुए हैं। ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे स्वर हैं। 11 के 11 आपके सामने हैं। एक ही कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। एक ही कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसके अलावा इन सब की मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इन सब की मात्रा होती है। और ये मात्राएं मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मात्राएं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और पूछा जा सकता है। देखिए, ये मात्राएं मैं सबकी आपके सामने लिख रहा हूँ। बहुत बार ये होता है कि कुछ अपने नए विद्यार्थी होते हैं और जिनका बेस तैयार नहीं होता है, तो वर्णमाला को वो सही से पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो उनको मात्राओं का डिफरेंस भी पता नहीं होता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये मत समझना कि क्या बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें भी लिख लिख के बता रहे हैं। देखिए, उसके बाद में देखिए, सॉरी, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है सर, ये मात्राएं हो गई। उसके बाद में देखिए अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? किसी भी स्वर के ऊपर ये जो बिंदी लगाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ये आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। उसके बाद में अनुनासिक। अनुस्वार में और अनुनासिक में अंतर है। अनुस्वार में केवल बिंदी लगती है ऊपर, स्वर के ऊपर। ध्यान रखना, अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर नहीं। ठीक है, व्यंजन में स्वर मौजूद होता है और उस स्वर के ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चंद्र बिंदु, ये देखिए, ये चंद्र बिंदु आप लोगों के सामने है। विसर्ग। विसर्ग भी वर्णमाला का एक हिस्सा है जो कि आपके सामने अधेय, पतन, दुख, मने, स्थिति, इन सब में क्या है? विसर्ग है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है। व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं।
इनमें कोई ना कोई स्वर मौजूद होता है, जैसे कि पे में पे से अगर स्वर बाहर निकालेंगे तो ए स्वर मौजूद होता है। मान लीजिए के आपके सामने है, तो के में से अगर स्वर बाहर निकालेंगे तो ए स्वर आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए रा है, तो उसमें रे में से आ स्वर बाहर निकालेंगे तो आ बचेगा। ठीक है। अब देखिए, व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव, मुख का अवयव यानी उच्चारण स्थान, जो भी अपने मुंह में बोलने वाली जो भी जगह होती है, उच्चारण स्थानों में आपका नासिका आ गया, दंत आ गया, ओष्ठ आ गया, जिह्वा आ गई, कंठ आ गया, मूर्धा आ गई, तालु, ये सारे उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वे किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे पे का उच्चारण करने में पे और ए, लास्ट में आपको कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण करें, लास्ट में आपको स्वर की उच्चारण ध्वनि ही देखने को मिलेगी। देखिए, हल चिन्ह, स्वरों में आपको हल चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको वर्णमाला के अंदर व्यंजन लिख के बताए थे, उसमें प्रत्येक अंतिम पंचम वर्ण पे मैंने हलंत लगाया था। वो हलंत इसीलिए लगाया था क्योंकि उनमें स्वर मौजूद नहीं होता है। जहाँ पे भी आपको हलंत दिख जाए, यानी कि वो स्वर मौजूद नहीं होता, उसमें हलंत अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई लगाई जाती। खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। ये यहाँ से कट गया, थोड़ा नीचे आ गया। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न, पाठ्य, ठीक है, और विद्या, पट्ठा। इनमें इनको जब विद्या में दे को अलग करेंगे, ये को अलग करेंगे, तो वो हल के रूप में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे कुल मिला के आपको हल को थोड़ा बहुत समझ के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। अब देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है पूरा का पूरा, वर्णमाला लिख के मैंने पूरा एज इट इज आपको बता दिया है कि के वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चे वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टे वर्ग में कौन कौन से, ते वर्ग में और पे वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये मैंने आपको बताया। अंतस्थ, जिनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण बोलते हैं। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऊष्म वर्ण, देखिए इनकी संख्या भी 4 होती है। और उसके बाद में मैंने आपको हल बता दिया है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर में क्षय, त्रे, गे और श्रे, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ग्रहित व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, जैसे कि के हो गया, खे हो गया, जे हो गया, ये ऐसे 4-5 ग्रहित व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी भाषा के ग्रहित स्वर, जैसे कि ये आपने कहीं पे देखा होगा, डॉक्टर के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु होता है, कॉटेज कॉलेज के ऊपर ये अर्धचंद्र बिंदु होता है, ये अंग्रेजी से ग्रहित व्यंजन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि आपको फारसी से किसी भी वर्ण के यहाँ पर आपको बिंदी देखने को मिल जाए, जैसे कि ये गरीब है, ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द है जो फारसी से लिए गए हैं। नॉर्मली बात है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए, हाँ, उच्चारण स्थान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वर्णमाला में उच्चारण स्थान में से हर एक एग्जाम में सवाल आता है, अच्छे से आपको पता रखना है। देखिए, कंठ में ए वर्ण आएगा, आ वर्ण आएगा, हे आएगा। ध्यान रखना कौन कौन से, देखिए। और इसके बाद में के वर्ग आ जाएगा। के वर्ग में के आ गया, खे आ गया, गे आ गया, गे आ गया और गे आ गया। और इसी के साथ में विसर्ग भी आपके आ जाएगा।
कंठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच्छा, उच्चारण स्थान का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये जो आपके मुंह और गले के अंदर ऐसे कुछ स्थान है जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है, जहाँ से ध्वनि जो है वर्णों का डिफरेंस के रूप में बाहर निकलती है, जिसमें से कंठ हो गया, ठीक है, आपको पता है, तालु हो गया यानी कि जीभ के ऊपर का हिस्सा, मूर्धा हो गया जिसके ये दांत और ऊपर जो तालु होता है उसके बीच में जहाँ पे ऊपर आपकी जो जीभ है वो टच करती है, दंत आपको पता ही है, ओष्ठ, होठ, ठीक है। और कुछ एक उच्चारण स्थान है, कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जो दो दो उच्चारण स्थान से मिलकर निकलते हैं, तो उनमें कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। देखिए कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ई और दीर्घ ई, इसके बाद में चे, छे, जे, जे, इय, ये भी किस में आएगा, तालु में आएगा। और ये और शे, ये सब किस में आएंगे, तालु उच्चारण स्थान के अंदर आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है के वर्ण कौन से उच्चारण स्थान में आएगा, कंठ में। गे वर्ण कौन सा उच्चारण स्थान में आएगा, कंठ में, ठीक है। जे वर्ण तालु में आएगा, यह किस में आएगा, तालु में आएगा, ये किस में आएगा, तालु में आएगा, शे किस में आएगा। सीधा सीधा नॉर्मल से नॉर्मल सीधे सीधे के सवाल आते हैं। देखिए अब देखिए री, टे, ठे, डे, ढे, णे, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसी के साथ में रे आएगा और शे आएगा, ये सारे किस में आएंगे, मुर्दा उच्चारण स्थान में आएगा। और मुर्दा कहाँ पे होता है, आपके दांतों और तालु के बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे ऊपर आपकी जीभ टच करती है वो उच्चारण स्थान कहलाएगा मुर्दा। उसके बाद में देखिए एक संस्कृत में लरी चलता है जो कि अपने वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो भी दंत उच्चारण स्थान में आता है। देखिए क्या आता है, ते, थे, दे, दे और ने, ठीक है। और इसी के साथ में ले आ जाएगा और इसी के साथ में शे आ जाएगा। ये किस में आएंगे, दंत उच्चारण स्थान में आपके आएंगे। चलिए अब देखिए ऊ, दीर्घ ऊ, पे, फे, बे, बे, में, ये किस में आ जाएंगे, ओष्ठ उच्चारण स्थान में आ जाएंगे। और ओष्ठ का आपको पता ही है जो होठ होते हैं। देखिए कंठ तालु, ए और आई किस में आएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे डबल मात्रा लगा दी, हाँ, ए और आई किस में आएंगे, कंठ तालु में आएंगे। ओ और औ जो कि कंठ और ओष्ठ, यानी कि इनके उच्चारण स्थान दो दो है, कंठ भी होगा तालु भी होगा। ए और आई के, ओ और औ के उच्चारण स्थान भी दो होंगे, कंठ होगा और ओष्ठ भी होंगे। अब दंत और ओष्ठ से भी एक वर्ण बोला जाता है और वो है वे। क्लियर है, पूरे उच्चारण स्थान अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और उच्चारण स्थानों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाती है तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है उच्चारण स्थानों की संख्या। जिसमें देखिए आपका कंठ हो गया 1 नंबर, 2 नंबर तालु हो गया, 3 नंबर मुर्दा हो गया, 4 नंबर दंत हो गया, 5 नंबर ओष्ठ हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में 2 उच्चारण स्थान और हैं जो कि देखिए एक तो आपका जिह्वा, ठीक है, और एक आपका
नासिका। नासिका से प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो भी मैंने आपको ये बताए हैं, ये देखिए आपके सामने ये ज्ञ है, आपके सामने ये है, आपके सामने ण है, और आपके सामने ने है, और आपके सामने में है। ये पांचों वर्ण इनसे तो बोले ही जाते हैं, इन उच्चारण स्थानों के अलावा नासिका से भी बोले जाते हैं, इनके भी दो दो उच्चारण स्थान है। और जिह्वा जो है वो सब में प्रयोग होती है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। अच्छे से अपन ने एनालिसिस किया है और आपको पता होना चाहिए नासिक के व्यंजन जो अभी मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से होते हैं। ज्ञ होता है, उसके बाद में ये होता है, और इन नासिक के व्यंजनों में जो है वो स्वर मौजूद नहीं होता है, ये इसीलिए मैं इनके हलंत लगा रहा हूँ। ठीक है, और कौन सा होता है, ण होता है, और ने होता है, और में होता है। ये पांचों व्यंजन जो है वो नासिक के होते हैं, और इनके उच्चारण स्थान कंठ भी होता है, तालु भी होता है। ये सारा आपको अच्छे से इस सारणी को, जो मैंने पिछली वाली सारणी बताई है, उसको अच्छे से आपको याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है। एज ए टीज सीधे के सीधे सवाल आते हैं उच्चारण स्थान में से, व्यंजनों में से, स्वर में से। और ये जो चीज़ें अगर आपने एक बार इनको क्लियर कर लिया है ना, तो ज़िंदगी में कभी वर्णमाला से कोई सवाल गलत नहीं होगा आपका, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको बताया है कि इनके उच्चारण स्थान जो है वो दो दो होते हैं। चलिए, आज का लेक्चर अपन यहीं तक करते हैं, और उसके लिए मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो कल का लेक्चर है वो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, और ये लेक्चर भी हम जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी मेहनत के साथ में आपको अगर कंटेंट मिल रहा है तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको दूसरों तक शेयर करें, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं कि भाई आपके सामने एक अच्छी सीरीज चल रही है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है व्याकरण एवं रचना प्रबोध, बहुत शानदार पुस्तक है। एक बार आप इस पुस्तक पे और आप मेरे पे विश्वास करके देखिए, उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आप अपना रिजल्ट चेक करना, आपको देख के मज़ा आएगा। ठीक है सर, और आज अपन यहीं तक समाप्त करते हैं, और धन्यवाद।